आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, ये है 20 अगस्त का दिन भर और मैं हूं अमन गुप्ता। भारत अब लद्दाख में चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा तक जल्द पहुंच बनाने के लिए 2 रोड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनसे कौन से इलाके जुड़ेंगे और इसके सामरिक महत्व को समझेंगे। दूसरी खबर है कि बिहार में महागठबंधन का दामन अब जीतन राम मांझी छोड़ चुके हैं। उनके एनडीए में शामिल होने की चर्चा है। ऐसे में एक्सपर्ट से समझेंगे बिहार की राजनीति किस तरह पलटेगी और बात होगी तेजस्वी के नेतृत्व पर भी। और आखिर में बताएंगे कि तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच दरार बढ़ाने वाला नया विवाद क्या है और बीजेपी की इसके पीछे क्या मंशा है। लेकिन उससे पहले हेडलाइन सुनिए माधुरी से। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड करीब 70,000 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 28,36,000 से ज्यादा हो गई है। 58,000 से ज्यादा लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोरोना संक्रमण हो गया है। राजस्थान में आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। गरीबों को 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। इसरो चीफ सिवन ने कहा है कि इसरो का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, निजी कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी। यस बैंक लोन घोटाले मामले में कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत मिल गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फेसबुक मामले में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आईटी मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस्तीफे की मांग की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिए सीबीआई डीआईजी सुवेज हक को सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्वच्छता सिटी सर्वे में इंदौर लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और दिल्ली क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है इवनिंग न्यूज एनालिसिस दिन भर और मेरा नाम है अमन गुप्ता। चीन और पाकिस्तान की बदनीयत के कारण सीमा पर अक्सर विवाद होता रहता है। 45 साल बाद भारत और चीन के बीच 15 जून को जो हिंसक झड़प देखने को मिली, उससे उपजा विवाद अब तक नहीं सुलझा है। पाकिस्तान से विवाद बना ही रहता है। जाहिर है इन पड़ोसियों से उलझना भारत के लिए चुनौती बनता जा रहा है और यही वजह है कि भारत हर तरह से खुद को तैयार करने में जुटा है। दोनों देशों की सीमाओं तक तेज पहुंच कायम करने के लिए अब भारत लद्दाख में 2 सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है। मनाली से लेह तक बनने वाली सड़क से पहाड़ी राज्य लद्दाख तक तीसरा लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही इस पर होने वाली गतिविधियां भी दुश्मन की नजर में नहीं आ सकेंगी। इन सड़कों का रणनीतिक और सामरिक महत्व समझने के लिए सीमा से जुड़े मुद्दों पर नजर रखने वाले आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत नेगी से मैंने बात की। मंजीत, पहले तो हमें ये बताइए कि ये 2 नए सड़क प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं और सामरिक दृष्टि से ये कितना फायदेमंद होगा भारत के लिए। ये दोनों जो सामरिक सड़कें हैं, खासतौर से काफी लंबे समय से इनकी जरूरत थी सेनाओं को सरहद तक पहुंचने में। और इसमें पहली जो सड़क है वो नीमू पदमदारचा रोड है, जो मनाली से होते हुए लेह के इलाके को जोड़ेगी। और दूसरी लेह से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने का जो अभी एक रास्ता है, उससे बजाय ये दूसरा एक तरह से आसान रास्ता होगा, जो कि बर्फबारी और मौसम यानी कि साल भर खुला रह सकेगा। तो ये 2 सड़कें हैं जो अलग अलग इलाकों से लेह को जोड़ेंगी। इसमें खासतौर से अगर हम मनाली से पदमदारचा और करगिल होते हुए जो पदमदारचा सड़क की बात कर रहे हैं, इस सड़क के बनने से सीधे तौर से अभी तक जो पाकिस्तान के साथ अगर करगिल इलाके में हम बात करें, वहां पर जिस तरह से पाकिस्तान ने करगिल युद्ध के दौरान भी देखा था कि वहां पर पाकिस्तानी सेनाओं के सामने हमारी जो आवाजाही होती है वो प्रभावित होती है, कहीं न कहीं पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित होती है, मौसम की दुश्वारियां होती हैं। लेकिन इस सड़क के बन जाने से मनाली से होते हुए और यहाँ तक पहुंचने में एक तो 5 से 6 घंटे की बचत होगी और 24 घंटे बिना दुश्मन की नजर में आए हुए हमारी जो सैन्य आवाजाही है, सैन्य साजो सामान है, हथियार है, सैनिकों
की आवाजाही है वो आसान हो सकेगी। इसी तरह से अगर हम दौलत बेग ओल्डी लेह दौलत बेग ओल्डी सड़क की बात करें तो अभी तक खरदुंगला होते हुए, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची सड़क है, वहां से ये दौलत बेग ओल्डी पहुंचा जाता है, जिसमें समय लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण कि बर्फबारी की वजह से सिर्फ 6 महीने ही वहां पर आवाजाही हो पाती है। लेकिन अब इस नई सड़क के बनने से दौलत बेग ओल्डी, जो कि एक तरह सामरिक तौर पर इस वक्त जब चीन के साथ हमारी सेनाएं आमने सामने है, उस इलाके तक पहुंचने में, सैन्य आवाजाही में काफी अहम होगा। मंजीत, अगर आप बता सकें कि दोनों सड़कों का अभी फिलहाल क्या स्टेटस है और कब तक ये पूरी हो जाएंगी? अभी दोनों ही सड़कों पर, जो पहली सड़क है नीमू पदमदारचा, उस पर लगभग काम पूरा हो चुका है और जल्द ही 1-2 महीनों के अंदर इसका उद्घाटन होगा। हालांकि पिछले महीने भी इसके कार्यक्रम रखा गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सड़क का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफी तेजी के साथ इस सड़क पर काम किया है। ये सड़क लगभग एक तरह से पूरी तरह से बन चुकी है, जबकि मनाली लेह दौलत बेग ओल्डी जो सड़क है, सामरिक सड़क है, उसकी बात करें तो उस पर अभी काम शुरू है। उसमें 1 से 1.5 साल अभी और वक्त लगेगा, क्योंकि बर्फबारी और मौसम की जो वहां पर दुश्वारियां हैं उसकी वजह से पूरे साल काम नहीं हो पाता है, उसकी वजह से उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो पहली सड़क है वो उसका काम पूरा हो चुका है। और इस वक्त जब हालात खासतौर से चीन के साथ पूरे लद्दाख इलाकों में जो तनावपूर्ण हालात बने हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह ऐसी ही सामरिक सड़कों का निर्माण रहा है, जिसकी वजह से चीनी सेना को लगता है कि भारतीय सेना की आवाजाही अब सरहद तक पहुंचने में आसान हो गई है। मंजीत, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि क्या चीन और पाकिस्तान की ओर से अब तक इन सड़कों के निर्माण में कोई अड़चन तो पैदा नहीं की गई? अभी तक दोनों सड़कों का जो निर्माण है वो भारतीय लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर के हिस्से में है। तो फिलहाल चीन की तरफ से कोई इस पर अभी तक किसी तरह की परेशानी नहीं दिखी थी। लेकिन आने वाले दिनों में जब दोनों सड़कों के रास्तों से, खासतौर से अगर हम मनाली बदनदारचा रोड की बात करें, जब करगिल होते हुए पाकिस्तान सेना की नजरों से बचते हुए हमारी जो सेना की रसद है, जो हथियार है, जो साजो सामान है सैनिक है, वो आसानी से लेह तक पहुंच सकेंगे, करगिल तक पहुंच सकेंगे। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये पाकिस्तान भी इस पर सवाल उठाएगा, पाकिस्तान को भी परेशानी होगी। और जहां तक बात करें दौलत बेग ओल्डी, जहां पर भारत इस वक्त कोशिश कर रहा है, जो कि चीन से लगने वाली सरहद पर, यानी कि इस वक्त जब सेनाएं वहां पर आमने सामने हैं, वहां पर भारत की हवाई सर्विस की बात करें, दौलत बेग ओल्डी जो हवाई पट्टी, उसको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। और उस हवाई पट्टी तक पहुंचने के लिए जो सड़क का रास्ता है उसको भी बनाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर जब सेना की आवाजाही बढ़ेगी, हथियारों की जो आवाजाही वो आसान हो जाएगी, तो चीन के लिए मुश्किल जरूर होंगी। शुक्रिया मंजीत इस जानकारी के लिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से किनारा कर लिया है। पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया। दरअसल जीतन राम मांझी का गठबंधन से मुंह भंग हो गया था और इसके संकेत पहले ही मिल रहे थे। मांझी ने गठबंधन में रहने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सामने कई शर्तें रखी थीं, लेकिन नीतीश कुमार से बढ़ती उनकी नज़दीकियों की खबरों के बीच तेजस्वी यादव ने उनकी किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने महागठबंधन में समन्वय समिति बनाने की मांग का अल्टीमेटम भी दिया था, जो आज पूरा हो गया और उस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया। और अब माना यह जा रहा है कि एक बार फिर वे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जीतन राम मांझी के महागठबंधन छोड़ने के बाद से बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझने के लिए हमारे साथी ऋतुराज ने बात की पटना में आज तक रेडियो संवाददाता रोहित कुमार सिंह से। तो रोहित जी, पहला सवाल यही है कि फाइनली जिस चीज का इंतजार था जीतन राम मांझी को, वो हो गया है या अभी बाकी है? आधा हुआ है, आधा काम अभी होना बाकी है? देखिए, जीतन राम मांझी की बात करें तो अभी मिशन जो है अभी आधा ही पूरा हुआ है, यानी कि महागठबंधन से निकलने का उन्होंने फैसला कर लिया है। और काफ़ी वक्त से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी की महागठबंधन में चल नहीं रही है, तरजीह नहीं मिल रही है, और खासकर सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात भी नहीं बन रही है आरजेडी के साथ। और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि आज न कल जीतन राम मांझी जो नाखुश हैं वो महागठबंधन छोड़ेंगे, और आज आखिरकार वही हुआ।
पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई गुरुवार को दोपहर में, और बैठक में ये फैसला ले लिया गया कि महागठबंधन को छोड़ा जाएगा। अब बचता है आधा मिशन। अगला मिशन क्या है? जो 50% यानी कि 50% मिशन तो पूरा हुआ, 50% जो बाकी है वो है आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आगे की मैं आपको बताऊं कि लगभग ये बात अब तय है कि जीतन राम मांझी की पार्टी यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का गठबंधन जेडीयू के साथ होना तय है। आने वाले 3 से 4 दिनों में इसको लेकर जीतन राम मांझी ऐलान भी कर सकते हैं, और जेडीयू की तरफ से भी जो है संकेत मिल गए हैं कि उन्होंने मांझी का स्वागत किया है। उनका कहना है जेडीयू नेताओं का कि मांझी अगर आते हैं जेडीयू में या फिर गठबंधन भी करते हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ, तो इससे एनडीए को फायदा पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय करेंगे जेडीयू के साथ या फिर सिर्फ गठबंधन करेंगे और हाथ मिलाएंगे। तो यहाँ बता दूं कि मांझी ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि पार्टी का विलय नहीं होगा जेडीयू के साथ, वो गठबंधन करेंगे जेडीयू के साथ, और उसके बाद जो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट होगा बीजेपी और जेडीयू के बीच में, तो जेडीयू को जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें से कुछ सीटें जनता दल यूनाइटेड यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को देंगी। तो 50% मिशन आज पूरा हो गया है मांझी का, और 50% जो बाकी है वो अगले 3 से 4 दिनों में पूरा हो सकता है। और काफ़ी जो नाराज़गी भी है, तेजस्वी यादव पे भी आज काफ़ी बरस रहे थे। मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने तेजस्वी को तानाशाह तक कहा कि पार्टी में छोटे दलों की सुनी नहीं जा रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कई हफ्तों से कर रही है, उसको भी तरजीह नहीं दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला कर स्थिति ऐसी बनी कि मांझी ने आज महागठबंधन को टाटा बाय बाय कह दिया है। एक सवाल यहाँ से महागठबंधन के जो सबसे अगुवा हैं राजद, उसके नेतृत्व पर भी उठता है, तेजस्वी के नेतृत्व पर भी उठता है। वो महागठबंधन नहीं संभाल पा रहे हैं, उसमें टूट हो रही है। पार्टी के विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। विधान परिषद के समय भी इनके 5 लोग छोड़कर चले गए थे। कितना बड़ा फेल्योर है तेजस्वी के लिए चुनाव से पहले? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जो है वो बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं महागठबंधन में कहें या फिर आरजेडी की बात करें तो बड़ी सेंधमारी इसलिए क्योंकि आज की ही आप बात देख लीजिए। आज जो घटनाक्रम हुआ है गुरुवार को पटना में, चंद्रिका राय जो कि लालू के समधी भी हैं, तेज प्रताप यादव के ससुर भी हैं, यादव जाति से आते हैं, उनको तोड़कर जेडीयू में शामिल कराया गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की गई है। और दूसरा फराज फातमी जो कि लालू के एक वक्त बेहद करीबी अशरफ अली फातमी के बेटे हैं, उन्हें भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था कुछ ही दिन पहले आरजेडी से, और उन्होंने भी आज जेडीयू में जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो यानी कि एमवाई जो लालू यादव का परंपरागत वोट बैंक रहा है मुस्लिम यादव, उन दोनों में नीतीश कुमार ने सेंधमारी की है। और चंद्रिका राय और फराज फातमी को जो है आज जेडीयू में शामिल किया गया है। तो आरजेडी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है। और खासकर आरजेडी की अगर बात करें तो उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं और आरजेडी को अच्छा करना है, परफॉर्म करना से ज़्यादा सीटों पर चुनाव अकेले लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद बची हुई सीटों को कांग्रेस को दिया जाएगा या फिर अन्य दलों को। तो इसीलिए जो छोटे दल हैं महागठबंधन में, जैसे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी हो गई, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी हो गई, या कुछ लेफ्ट पार्टियां भी हैं, इन सबको उतनी ज़्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से। इसी वजह से ये छोटे दल जो हैं वो नाराज़ हैं, नाखुश हैं। और उनमें से हम देख रहे हैं कि कैसे आज मांझी ने तो पार्टी गठबंधन को अलविदा कह दिया है। और पार्टी के अंदर भी, आरजेडी के अंदर भी देखें तो बड़ी बगावत साफ देखने को मिल सकती है। अगर आप हिसाब लगाएं तो पिछले 2 महीने में 11 पार्टी के विधायक या पार्षद जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी 2 महीने पहले 5 एमएलसी थे, 5 एमएलसी ने पार्टी छोड़ी थी और फिर जेडीयू में शामिल हुए थे। और पिछले 1 हफ्ते में आप देख लीजिए तो कुल मिलाकर 6 विधायकों ने जो है वो पार्टी छोड़ दी है और जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी का मानना है कि वो बेहतर पोजीशन में है इस वक्त, और कांग्रेस के साथ गठबंधन जो उनका चल रहा है
अगर वो दोनों आपस में ही सीट शेयरिंग करते हैं तो इससे आरजेडी को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा। शायद ये जो है तेजस्वी के दिमाग में चल रहा है। ये थे आज तक रेडियो संवाददाता रोहित कुमार सिंह, जिनसे बात कर रहे थे ऋतुराज। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के नेतृत्व वाली बीजेपी की गठबंधन सरकार है और 8 महीने बाद यहां एक बार फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन इससे पहले ही दोनों पार्टियों के रिश्तों में थोड़ी खटास आती दिख रही है और तल्खी की वजह है यहां गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजनों पर लगाई गई रोक। दरअसल राज्य के मुखिया के पलानीस्वामी ने कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियातन विनायक चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर किसी तरह का पंडाल न सजाया जाए, घर पर ही पूजा की जाए और विसर्जन में जुलूस निकालने पर भी पाबंदी है। लेकिन ये बात बीजेपी को रास नहीं आई और बीजेपी की आईटी विंग के प्रमुख निर्मल कुमार ने उनके खिलाफ लैंगिकवादी टिप्पणी की, यानी सेक्सिस्ट रिमार्क दिया है। निर्मल कुमार ने ट्वीट में कहा है कि एआईएडीएमके के नेता नपुंसक थे और वे 30 सालों तक एक साड़ी के पीछे छिपे हुए थे और दिल्ली में उनकी मुलाकात जब उनके नेता से हुई तब उनकी मर्दानगी वापस लौटी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव एच राजा ने कहा है कि कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को अनुमति दी है और मूर्तियों का विसर्जन करने की भी छूट दी है, क्योंकि ये एक ऐसी सरकार है जो शक्तिशाली लोगों द्वारा चलाई जाती है। अब ऐसे में विवादों की वजह जानने के लिए हमने चेन्नई में मौजूद आज तक रेडियो के संवाददाता अक्षय नाथ से बात की और उनसे पूछा कि इस तरह महामारी के बीच इन विवादों को तूल देने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है और विपक्षी पार्टियों का इस विवाद को लेकर क्या कहना है। तो अमन, हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के पहले 8 महीने हैं ये, और ये टाइम है जब लोग के साथ पॉलिटिशियंस इंटरैक्ट ज्यादा करते हैं और उनके वोट बैंक को एस्टैब्लिश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब बीजेपी उनके रूट और स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए हम देख रहे हैं कि उनका हिंदू आइडियोलॉजी है वो ज्यादा यूज करने के लिए कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है उसको लेकर दे ट्राइंग टू प्रमोट इज व्हाट अब हम देख सकते हैं। और यहाँ के एडीएमके के अलायंस पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी 2016 इलेक्शंस में हमने देखा कि सिर्फ 4% वोट शेयर था तमिलनाडु में। तो उनको यहाँ पे अगर वोट शेयर इंक्रीज करना है तो वो सारे कैंपेन्स और नया फेसेस लेके आना चाहिए उनको। और वो अभी ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट एक नया पर्सन है, वो एक दलित लीडर है। तो ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बीजेपी उनके काम चला रहे हैं। तो इसी टाइम पे वो ये भी एस्टैब्लिश करने के लिए चाह रहे हैं कि वो एआईएडीएमके के बिना भी यहाँ पे तमिलनाडु में कंटेस्ट कर सकते हैं और उनको सपोर्ट बेस है। तो इलेक्शन के पहले ऐसे जो हम देख रहे हैं बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। बट हम कांग्रेस लीडर्स जो तमिलनाडु में है वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाटक है बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच, और यहाँ पे सिर्फ एक शो डाल रहे हैं ताकि मीडिया अटेंशन मिले उनको और लोग ज्यादातर उनके बारे में बात करें। तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। ये है एलिगेशन कांग्रेस का। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कंट्रोवर्सीज कैसे डेवलप होगा, क्या होगा अगले बार। पर अभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ये बहुत ही बिलो द बेल्ट अटैक्स हो रहा है बीजेपी के खिलाफ से। जैसे कि उन्होंने बोला कि 30 साल से सिर्फ एक औरत के पीछे ये लोग सारे लीडर्स यहाँ पे दे वर हाइडिंग बिहाइंड द लीडर फॉर लास्ट 30 years, ऐसे सेक्सिस्ट रिमार्क्स भी दिया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने दिन के लिए ये सारी चीजें चलेगा, या बीजेपी और एआईएडीएम के अलायंस पार्टनर्स ही रहेंगे कि इनके बीच अलायंस ब्रेक हो जाएगा। अक्षय, इस वक्त जमीन पर किस पार्टी को लेकर वहां बज़ बनता दिख रहा है? यहाँ पे हमेशा द्रविडियन पार्टीज ही लीड करते थे
either DMK नहीं तो AIADMK, और अभी दो कंटिन्यूअस टर्म्स AIADMK की गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी देख रहे हैं हम। बहुत सारे लोग DMK के सपोर्ट से बात कर रहे हैं और स्टालिन और उनके जो लीडर्स हैं नए फेसेस हैं, और अब DMK को ज्यादातर कॉन्फिडेंट पार्टी जैसे दिख रहा है लोगों को, तो वो यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा नया फेसेस अंदर आने के पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर लीडर्स थे जयललिता और करुणानिधि, दोनों के गुजर जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल वैक्यूम था, और वो वैक्यूम कौन फिल करेगा वही था बहुत ही बड़ा सवाल। पर यहाँ के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे उस टाइम DMK को बहुत ही बड़ा सा विक्ट्री हुआ था। तो अभी 8 मंथ्स में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे ये लोग उनके इमेज डेवलप करेंगे। और यहाँ पे अभी तक हम देख रहे हैं कि DMK को थोड़ा सा ज्यादा लीड है, पर AIADMK स्टेट गवर्नमेंट है और उनका काम तो वो कर रहे हैं, और कोरोना टाइम का जो भी उनका फैसिलिटीज और जो भी वो कर रहे हैं पब्लिक के लिए, उसको बहुत सारा अपलॉड भी हो रहा है। क्योंकि लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो रहा है और सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स और ट्रीटमेंट भी बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें AIADMK थोड़ा सा स्कोर कर रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हालात चेंज होगा। पर अभी के लिए दो द्रविडियन पार्टीज DMK और AIADMK ही यहाँ पे ज्यादातर फुट होल्ड है लोकल्स के हिसाब से। ये थी चेन्नई से आज तक रेडियो की संवाददाता अक्षय नाथ। दिन भर में चलते चलते हेडलाइंस एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड करीब 70,000 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 28,36,000 से ज्यादा हो गई है। 58,000 से ज्यादा लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को कोरोना संक्रमण हो गया है। राजस्थान में आज से इंदिरा रसोई योजना शुरू हुई। गरीबों को 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। इसरो चीफ सिवन ने कहा है कि इसरो का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, निजी कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी। यस बैंक लोन घोटाले मामले में कपिल वधावन और धीरज वधावन को जमानत मिल गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फेसबुक मामले में लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें IT मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर के इस्तीफे की मांग की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच के लिए CBI DIG सुवेज हक को CBI और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और स्वच्छता सिटी सर्वे में इंदौर लगातार चौथे साल देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है और दिल्ली क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर शाम के न्यूज एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग की थी सचिन द्विवेदी ने। और आज जिनका ईमेल हम ले रहे हैं वो हैं विजेंद्र प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। विजेंद्र केंद्रीय विद्यालय में हिंदी के अध्यापक हैं। वे लिखते हैं कि नामी ग्रामी कार्यक्रम के अंतर्गत पंडित जसराज, मनोहर श्याम जोशी और गुलजार साहब पर प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। मैं 3 बार सभी को सुन चुका हूँ। तो विजेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने सुनने वालों के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम लेकर आएँ। हम अपने लिसनर्स से यही चाहेंगे कि वो कार्यक्रम को सुनें और जो भी उनका फीडबैक हो, अच्छा या बुरा, हमें लिख ज़रूर भेजें ताकि हम सुधार कर सकें। हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। और हाँ, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब जगह हैं हम। आप वहाँ भी हमसे जुड़ सकते हैं। अब अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।